नमस्कार। हम 2016 से संगम टॉक्स चला रहे हैं और करीबन इसी हॉल से शुरू करा था। एक्चुअली 4 जनवरी 2016 को संजीव सान्याल की पहली टॉक हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी थी। उसका विषय था द इम्पोर्टेंस ऑफ रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। बहुत वायरल हुई थी ये टॉक और उसके बाद वन थिंग लीड्स टू अनदर। संजीव जी के बाद साई दीपक आए, संदीप बालाकृष्णन आए, शिवाली वैद्या जी आई और बहुत सारी टॉक्स इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत वायरल हुई। गोवा इंक्विजिशन, रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री, फ्रीइंग टेम्पल्स। तो संगम टॉक्स ने भारत की कल्चरल सिविलाइजेशनल नैरेटिव बदलने में एक कुछ योगदान तो अवश्य दिया है इस पूरे पिछले 10 सालों में। स्वराज्य कॉन्क्लेव का ट्रिगर हमारे लिए ये था कि मोदी जी शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक ऑडेशियस गोल दिया है भारत को। पहले 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, फिर 5 ट्रिलियन, अब डेवलप्ड नेशन का 2047 तक, जिसका मतलब हुआ रफली $13,500 पर कैपिटा पर एनम, राइट, एंड $13,500। प्रश्न हमारे मन में ये था कि क्या ये सफिशिएंट है? क्या एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भारत की प्रोग्रेस को जज करने के लिए क्या ये सफिशिएंट है या नहीं? हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं। वो सब कब हमारी हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस में आएंगी? ये ट्रिगर करते करते 6-8 महीने हम सोचते हुए कैसे गवर्नमेंट के साथ एंगेज करें, हमने सोचा एक कॉन्क्लेव करते हैं। जिस तरह से मीडिया कंपनीज की कॉन्क्लेव्स रहती हैं, ऐसी कॉन्क्लेव करते हैं। छोटे सेमिनार्स तो हम 100 से ऊपर कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। जैसा मैंने संगम टॉक्स का इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी पॉपुलर चैनल है, करीबन 15 मिलियन आवर्स ऑफ वॉच टाइम दे चुके हैं। शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसके पीछे कोई एक फेस नहीं है। शायद ऐसा करीबन 1000 स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं पिछले 10 सालों में। 3000 के करीब टॉक्स हैं लॉन्ग फॉर्म 1 घंटे की। तो नॉलेज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है। आगे चलते हैं। So I'll read this out. India's Viksit Bharat vision for 2047 must emphasize cultural and civilizational rootedness for sustainable prosperity. This conference brings together industry leaders, policy makers, thought leaders to encourage adopting a civilizational lens to guide economic progress. केवल economic progress एक डॉलर नंबर शायद हमारा गाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो अवश्य हो। धर्म, अर्थ में भी इकोनॉमिक्स एंड पावर आती है। सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ना रखकर एक सिविलाइजेशनल लेंस पहनकर अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, उसकी तरफ बढ़ें, तो शायद ज़्यादा सस्टेनेबल रहेंगे। So just a quick overview of the program. It is focused largely on culture and also on Make in India. So we will start the day with Vedic chanting. We will then एक वेदों में एक एंड होता है ऋग्वेद समनस्य सुक्तम के साथ, जहाँ पर एक तरह का सिविलाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट हम सेट करते हैं और हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या भारत में पैदा होने से ही भारतीय बन जाते हैं? भारत है क्या, हम इस पे विचार करेंगे उस दिन। That's what we'll do, talk about a little bit. Then very importantly, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन वाजपेयी जी ने शुरू किया था, बहुत समय हो गया। उसमें काफ़ी अचीवमेंट हुई मगर बहुत समस्याएं हैं। फॉर इंस्टेंस अभी तक भी डिजिटाइजेशन हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स का नहीं अवेलेबल है, विच मीन्स अगर मैं सर्च करना चाहूँ कि अर्थशास्त्र की फॉर एग्जांपल कहाँ हमारे को कैटलॉग्स हैं, ओरिजिनल पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन सी लाइब्रेरीज में पढ़ी हैं, या महाभारत की कहाँ पढ़ी हैं, किस वर्जन की हैं, किस संप्रदाय की हैं, कोई ऐसी सोर्स, एक भी ऐसा डिजिटल सोर्स भारत में नहीं है। एपिग्राफिया इंडिका एंड एपिग्राफिया कर्नाटका 1909 में ब्रिटिशर्स ने पब्लिश करी थी। आज भी उसकी स्कैन्ड PDF कॉपीज ही अवेलेबल है। उसका कोई भी यूनिकोड डिजिटल वर्जन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। 75 साल आज़ादी के हो गए, 77 साल और
ऑफ कोर्स उससे पहले तो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, बट एक सॉफ्टवेयर पावर रहते हुए हम ये सब डिजिटाइज नहीं कर पाए हैं। थोड़ी सी और सिविल सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है, केवल गवर्नमेंट पे ये सब बात नहीं है। बट ये सारी चर्चाएं हमारे को करनी है कि व्हाट डू वी डू विद आवर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस। अभी एक सज्जन है जो राजस्थान में 1000 देवलियां इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे गड़ी हुई, उनका रिवाइवल कर रहे हैं। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बेचारे खुद ही लगे पड़े हैं अपने ही रिसोर्सेज से। ऐसे भारत में हर जगह लोग लगे पड़े हैं। 3D स्कैनिंग के द्वारा कर्नाटका में एक मिथिक सोसाइटी करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगी पड़ी है 3D स्कैन सारे इंस्क्रिप्शंस के रखने। हमारे को बोला जाता है हम ए हिस्टोरिक पीपल हैं, इससे बड़ा झूठ शायद नहीं हो सकता। Actually, we are the world's best documented civilization. The problem is we've not documented, made it digitally available. आप दूसरे मज़हब जो हैं उनकी अगर स्क्रिप्चर्स देखें, बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। हमारे पास सब स्कैटर्ड रहता है, बहुत सारे एफर्ट्स हैं, विकीपीडिया में कर देंगे, बट अगर हम मेटा इन्फॉर्मेशन कैटलॉग्स की तरह से सोचें, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी अपनी कोई इंडिक लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है, आई एम सॉरी, लाइब्रेरी सिस्टम। हम जो अभी लाइब्रेरी सिस्टम यूज़ करते हैं वो बिब्लिकल लाइब्रेरी सिस्टम है, हमने वो भी डेवलप नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ बिब्लिकल लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर एक सेक्शन आता है रिलीजन, उसके अंदर हिंदुइज्म आता है और हमारे सारे ग्रंथ उसके अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं और कहीं पर कोई क्लासिफिकेशन का मेथड ही नहीं है। तो पहली बार हमारे नेटवर्क में, हिंदू फंड के नेटवर्क से डॉक्टर बजाज और डॉक्टर MD श्रीनिवास एक इंडियन ओरिजिन लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें शायद हम सारी भारतीय ज्ञान परंपराओं को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे और सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एपिग्राफीज जो भी आएंगे हम उनको क्लासीफाई कर पाएंगे। शेखावत जी आ रहे हैं, ग्रेसफुली ही इज एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन। ही वाज वेरी इंटरेस्टेड व्हेन आई प्रेजेंटेड द 2-3 स्लाइड्स ऑन इंस्क्रिप्शंस टू हिम। उन्होंने ही मुझे राजस्थान की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करा। उसके बाद एक सनातन स्टोरी टेलिंग की बात है कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी और हमारे इतने सारे कालिदास और बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं, बट आगे के फ्यूचर स्टोरी टेलिंग कहाँ से उभर के आ रही है, इसके ऊपर एक चर्चा रहेगी, गौतम चिकरमने करेंगे इस पैनल के साथ। आगे चलते हैं। फिर एक नॉर्थ ईस्ट पे हम पैनल करने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू टेम्पल्स का और पौराणिक हिस्ट्रीज का फुटप्रिंट है जो बिल्कुल ही उभर के नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट को एकदम हम एक तरह से क्रिश्चियन स्टेट्स माना जाता है। आसाम को छोड़ दीजिए या सिक्किम को, बौद्ध छोड़ दीजिए, बाकी पूरा लगता है कि पूरा क्रिश्चियन है, ऐसा अजम्पशंस है कि उसकी कोई कनेक्ट ही नहीं है भारत के साथ। ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसी को उभारने की कोशिश है और ये पंकज सक्सेना इस सेशन को लीड करेंगे। नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर भी वहाँ पर रहेंगे और 2 ट्राइबल एक्टिविस्ट जो बहुत काम करते हैं नागालैंड में ट्राइबल रिलीजन्स के ऊपर, वो भी वहाँ रहेंगे। INSV कौंडिन्य आप सब जानते होंगे, बहुत मीडिया में रहा है। हम सरयू ट्रस्ट डॉक्यूमेंटेशन पार्टनर्स रहे हैं और हमने पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट करी है, वीडियो फिल्मिंग हमने करी है इसकी पूरी पार्टनरशिप में। उस दिन हम शोरील पहला ट्रेलर इसका लॉन्च कर रहे हैं। इसकी सेलिंग नवंबर में एक्सपेक्टेड है और उस समय उससे पहले ट्रायल्स होंगे। तो इनफैक्ट जो सेलिंग होगी उसमें भी अगर परमिशंस मिल जाएंगी हमें तो होपफुली हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे GoPro कैमरास के साथ और वो सब। बट उस दिन हम एक शोरील लॉन्च कर रहे हैं, पहली बार ही होगा इस फिल्म का, और NDTV मीडिया पार्टनर्स रहेंगे और विष्णु सोम संजीव सान्याल के साथ। संजीव सान्याल का ये ब्रेन चाइल्ड रहा है, इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जॉइंट वेंचर है ये 4th सेंचुरी मर्चेंट शिप बनाना, और विष्णु सोम उसके ऊपर एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखते हुए और मेक इन इंडिया को फोकस में रखते हुए काउंटर ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करना चाहेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हम आर्मी की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे कि डिफ़िकल्टीज़ कहाँ आती हैं आजकल की स्टार्टअप्स को। फॉर एग्जांपल बहुत चैलेंजेस आते हैं आर्मी की प्रोक्योरमेंट में, वो क्यों आते हैं? टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली मूव करती है, जब तक इनोवेशन होती है आर्मी के से फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जब तक इनोवेशन होती है तब तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी होती है। तो क्या चैलेंजेस ऐसे स्टार्टअप्स को आते हैं, क्या इनोवेशन होना चाहिए इन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ एंड ये सब, इसके ऊपर एक चर्चा रहेगी। वाइन्स, करीबन 20 साल से मैं सुन रहा हूँगा कि
इंडियन वाइन्स के ऊपर बात करनी है, होम ग्रोन वाइन्स, और क्या हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं वाइन्स को लेकर। तो इसके ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं, 4-5 लोगों का पैनल है, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, स्केल्ड अप अल्कोहल कंपनीज के फाउंडर्स एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपीडा होंगे वहाँ पर, कि किस तरह की लाइसेंसिंग चेंजेस करने पड़ेंगे बोथ फॉर इंटरनल कंज्यूमर्स एंड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स। क्या क्या रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, अल्कोहल को एकदम टैबू ना बनाकर। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स फॉर ऑल स्टेट्स इन द कंट्री अल्कोहल रहता है, मगर उसके साथ टैबू अटैच्ड है। होपफुली उस टैबू को हटाना, पॉलिसी लिबरलाइज करना, माफिया कैसे टूटे, ये सब ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा रहेगी। मेंडी एक मिक्स इट विद मेंडी करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अल्कोहल पे बहुत बात करते हैं, वो इस सेशन को लीड करेंगे। मैं हिंदू फंड का फाउंडर हूँ। हिंदू फंड का एक हमारा संकल्प है 1000 करोड़ रुपए का एक ग्रांट्स फंड बनाने का, ताकि जो लोग भारत में एट अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, उसमें से कई लोग यहीं बैठे हैं, कई लोग ऑडियंस में हैं, अपने जीवन के 10-20 साल डेडिकेट कर चुके हैं भारत की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन के लिए। उन सब की फंडिंग से सब क्या एक कंस्ट्रेंट रहता है, फंडिंग प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब ने कुछ संकल्प लिया कि एक ऑडेशियस गोल लेते हैं, 1000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाकर हिंदू ग्रांट्स फंड बनाया जाए, जो ऐसी गुरुकुल बनाने वाली संस्थाएं या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काम कर रही हैं और बहुत अन्य काम, कल्चर पे फिल्म्स बना रहे हैं, उन सब की फंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऐसा संकल्प है। उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन करेंगे यही। उसके बाद हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन से फॉलो अप करेंगे गवर्नमेंट को ऑन व्हाट नीड्स टू चेंज, इंक्लूडिंग से अल्कोहल पे या मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन पे और जो भी और चीज़ें रहेंगी उस समय। और एंड में हम एक कल्चरल इवेंट, साधो बैंड है, उसके साथ हम डे एंड करेंगे। इसमें प्लान में थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। मोस्ट लाइकली हम एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है हमारी, बहुत अभी तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, अभी के लिए तो है 25 से 30 साल में बहुत ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, और अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर हिट नहीं करें तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, हम ऑलरेडी 1.9 पे हैं पूरे भारत में, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ यूपी बिहार जो काफ़ी हाई TFR पे हैं। तो उस पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, शायद इसको बंद करना पड़ेगा अगर हमारे को कोलैप्स, ग्लोबल पॉपुलेशन कोलैप्स इंडिया में वही होता नहीं चाहिए। तो ऐसी सब चर्चाएं रहेंगी। स्वराज्य कॉन्क्लेव का ये इंट्रोडक्शन आपको दिया, ये एक पेज है, उसके पीछे प्रोग्राम है, आपको बांट देते हैं। आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम पुनीत मौडगिल है और विचार यही है इसके पीछे कि विकसित भारत तो हम पहुंच जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अर्थव्यवस्था की है, लेकिन किस तरह का समाज होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उदारवादी विचारधाराएं हैं, उनके बारे में कब हम सोचेंगे। तो हमने कोशिश करी कि इसके ये जो है ये सारा प्रोग्राम कंक्लूसिव प्रोग्राम नहीं है, इतने सारे उसमें बिंदु हैं, सबको आप एक साथ नहीं ला सकते हैं, लेकिन विचार था कि एक आरंभ करते हैं चर्चा पे। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वही हो रहा है कि जीडीपी कितनी बड़ी होगी, पर कैपिटा कितनी बड़ी होगी, उसमें इनइक्वालिटी कहाँ होगी। जो बाकी बिंदु हैं उस पे हमारा जो फोकस है वो कम है। तो इसी में एक शुरुआत है, एक पहल है। आप सबका सहयोग चाहिए कि इसका संदेश लोगों तक पहुंचे। 21 को जब हम लोग सब मिलें तो हर तरह के लोग उसमें आए। एक जो हम हिंदू बोलते हैं तो उसमें प्लूरलिज्म का स्थान है, तो जितना प्लूरलिस्टिक इसको बना पाए, लोगों को ला पाए और बात कर पाए, तो उतना ही ये बढ़िया आगे जाएगा। और विचार यही है कि जो समाज है, सिविल सोसाइटी है, उसका क्या रोल है सरकार को और बाकी तंत्रों को बताने के लिए। तो इसीलिए एक शुरुआत है, आरंभ है। बहुत सारी इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। आप सबका स्वागत है, इसमें फीडबैक दीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, हमें समीक्षा दीजिए और हेल्प करें हम इसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन 2047 तक भारत जो अभी है वो भारत बहुत बदलेगा, बदला भी है पिछले 25 साल में। हम सब होंगे 2047 में। आज शुरू करना पड़ेगा उसके लिए। वी कैन नॉट वेट कि 2045 में हम जागें और बदलें। कुछ जो काल चक्र की व्यवस्थाएं हैं वो समय के साथ चलती हैं, जनरेशन लगता है उसको समझने में। अभी वो छोटा सा तुच्छ प्राणी दिखेगा, लेकिन 25 साल में बहुत बड़ा होगा, एक युवा अवस्था हो जाएगी उसकी।
तो उसके बारे में चिंतन का विषय है। ये विचार से हमने इसका आयोजन किया है। धन्यवाद पुनीत। 1947 में कहा गया कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा पास आज ये है कि तंत्र क्या हमारा है? ये स्वतंत्रता का मतलब होता है कि तंत्र हमारा हो, लेकिन अगर आप तंत्र देखें तो लगभग सभी का सभी जो आपका स्टेट का तंत्र है वो आपकी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की हूबहू कॉपी है। तो हमने ये स्वराज कॉन्क्लेव एक तरह से पूर्ण स्वराज का आह्वान हुआ था, बहुत पहले हुआ था, लोकमान्य तिलक से हुआ था और हुआ था, और आशा थी कि एक बारी स्वतंत्रता आ जाएगी तो हम अपना तंत्र लागू करेंगे और पूर्ण स्वराज की ओर जाएंगे। तो जैसे राहुल कह रहे हैं, अब हमने विकसित भारत की भी एक धारणा, एक विजन बनाई है, लेकिन उस विकसित भारत में स्वराज्य का क्या महत्व है, स्वतंत्रता का क्या महत्व है? हम जो वेस्ट से आई चीज़ें हैं, थ्योरीज हैं, सिस्टम्स हैं, उन्हीं में हमको आगे बढ़ना है, वही हमारी मापदंड रहेगा, या हमको एक अपना मापदंड और जो अपनी संस्कृति पे आधारित मापदंड है, अपनी सोच पर आधारित तंत्र है, उसको आगे ले जाना होगा। तो स्वराज्य कॉन्क्लेव एक केवल बिंदु है शुरुआत करने की। आप सब लोग उसमें जुड़ेंगे और ये चर्चा चलती रहे, और संगम टॉक्स ने इतने वर्षों से एक जो प्लेटफॉर्म दिया है उसको हम इन महत्वपूर्ण विषयों पर आगे बढ़ा पाएं, यही इसका उद्देश्य है। वैसे तो पूरी तरह स्पष्ट कर ही दिया है राहुल जी ने और अन्य वक्ताओं ने, लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ा और क्लैरिटी के लिए हम इमेजिन करें, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है कि सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म वर्सेस टेरिटोरियल नेशनलिज्म, इनमें क्या अंतर है। जैसे हमारे कई सारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जिनके ऊपर हमारे शत्रुओं की या हमारे कई अन्य देशों की जो दृष्टि है और वो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे हो गया। तो यदि अरुणाचल प्रदेश के लोग ऐसा सोचें कि हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ ज्यादा अच्छा है, तो क्या ये एक लेजिटिमेट थॉट है? अगर हम टेरिटोरियल नेशनलिज्म की दृष्टि से देखें कि केवल हम बॉर्डर्स डिफाइन करते हैं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स हमारे देश के, और वो तो शिफ्टिंग हो सकते हैं, आज किसी व्यवस्था के साथ हैं, कल किसी और व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन क्या कोई सिविलाइजेशनल थ्रेड है? क्या कुछ सूक्ष्म है हमारे विचार, हमारी विचारधारा में, हमारी फिलॉसफी में, हमारे कल्चर में जो हमें एक बनाता है? तो वो सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म को दर्शाता है। तो वही हमारा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उस विचार को जनमानस तक पहुंचाने का उद्देश्य रहेगा। और जो हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है स्कूल्स में कि स्वराज्य की डिमांड हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की डिमांड हुई। मुझे लगता है कि पूर्ण स्वराज्य अभी भी नहीं मिला, तो वो पूर्ण स्वराज्य हमें मिल जाए, उसकी ओर हम कैसे आगे बढ़ें और होपफुली बाय 2047 हम उसको अर्जित कर सकें। तो यही मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। एक बस पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे पुनीत भाई ने बताया कि सारे बिंदु हम एक कॉन्फ्रेंस में नहीं कवर कर सकते, हम इसको एक एनुअल कॉन्फ्रेंस बनाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी विचार है, अगर हम पुल ऑफ कर पाए कि हर 3 महीने या 6 महीने में एक छोटी कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग भारत के प्रदेशों में जाकर कर पाएं, लोकल इश्यूज को भी उठा पाएं और एक सिविलाइजेशनल नेशनल इश्यूज भी उठा पाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि आयुर्वेद को इस बार लेकर आएँ या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कुछ चर्चा हो, बट जुडिशरी पे ऐसे बहुत सारे एंडलेस टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, वो फिर नेक्स्ट फॉलोइंग सेशंस में हम कर पाएंगे। थैंक यू। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 21 अगस्त को स्वराज कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें एक विजन रखा गया है कि हम भारत को 2047 तक कैसे देखना चाहते हैं। तो काफ़ी एक मुझे लगता है काफ़ी बृहद विषयों पे इसमें डिस्कशन होना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स किस तरह से लाए जाएं, किस तरह से ऐसे कानून हैं जो आज भी इस देश की मूल संरचना के खिलाफ हैं,
बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कानूनी रूप में हमें काम करना है, इन विषयों पे भी चर्चा होगी। साथ ही साथ और भी बृहद विषय हैं, जैसे अभी यहाँ पे राहुल भाई और सारे लोगों ने यहाँ पे बताया होगा। तो मैं आप सारे लोगों से ही आग्रह करूंगा कि इसमें आए, पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन करें, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग तो एक बात है ही है, पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉलोनाइजेशन और जो सिविलाइजेशनल बैटल है जो लड़ी जा रही है, चाहे वो ज्ञानव्यापी का विषय हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, चाहे वो अलग अलग जगह एएसआई द्वारा मॉन्यूमेंट्स है जहां पे आज पूजा नहीं हो पा रही, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी ये कल्पना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, पर क्या 2047 में हम कल्चरली और एक नेशनलिस्ट रूप से क्या एक विकसित भारत बनेंगे कि नहीं, और उसके लिए क्या हमारा विजन है, क्या हमारी अप्रोच है, इस पे ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इसमें आए, पार्टिसिपेट करें और अपने व्यूज रखें। स्क्रीन पर जो आपने दिखाया हुआ है, ये जितने महापुरुष जो दिखाई दिए जो बोल रहे हैं, वो जाति सूचक जो है टाइटल में बंधे हुए हैं। तो हिंदुत्व के सामने और देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक जाति की समस्या है। जाति ही सनातन को खा रही है। तो जाति जब तक नहीं टूटेगी हिंदू धर्म में, तब तक हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है नहीं बचेगा। और मैं कहता हूं कि जो भारत जो है अलतकिया देश के रूप में जो है पहचान बना रहा है। दिल्ली के 30 ऐसे जगह हैं जहां हिंदुओं को भगाया जा रहा है। हिंदुओं ने लिख दिया है कि मेरा घर बिकाऊ है, औने पौने भावों में जो है आपको लेना है ले लीजिए, वो खरीदार सारे मुस्लिम हैं। तो आपकी बात जो है विकसित भारत ये नहीं है, ये इस्लामिक भारत जो है और इस्लामिक भारत की ओर भारत बढ़ रहा है। इसको कैसे बचाया जाए, इस पर आप जो है अपना मंतव्य दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये जो जाति और हिंदुत्व के बीच का एक विरोध प्रकट किया जाता है हमेशा, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जाति एक नेचुरल एक्सप्रेशन और एक नेचुरल आइडेंटिटी है। हमारे समाज में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और कम्युनिटीज़ का अपना अपना रहने का ढंग है, और वही हमें हिंदू बनाता भी है। तो अगर आप जाति का विध्वंस करना चाहते हैं और उसके बाद आप हिंदुत्व की बात करें, तो ये थोड़ा उसमें विरोधाभास अपने आप में ही है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को रिडक्शनिज्म में ना लेके जाएं कि हम ये ना कहें कि हमें अगर इस्लाम का प्रॉब्लम दिख रहा है तो बाकी सब के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। ऐसा भी कहना बिल्कुल ही गलत और मुझे तो थोड़ा रिडिकुलस लगता है, क्योंकि हम बात नेगेटिव्स की भी करें, पॉजिटिव्स की भी करें और एक होलिस्टिक तरीके से अप्रोच करें फ्यूचर को, तो वो ज़्यादा हमारे लिए सकारात्मक भी होगा। इस तरह से एक प्रॉब्लम को इतना बड़ा दिखा दें कि बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी किसी भी चीज़ पे बात ही ना करें, तो वो उसमें कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी बात, यहाँ आपने डॉक्टर सूफिया पठान को देखा होगा, वो सरयू ट्रस्ट में रिसर्चर हैं और वो डॉक्टर बाला गंगाधरा की डिसाइपल और स्टूडेंट रही हैं। उनका सारा रिसर्च इसी पर ही है कि क्या मॉडर्न कास्ट इज अ क्रिएशन ऑफ हैज वेस्टर्न फाउंडेशंस, इस पे उनकी सारी रिसर्च है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन में अंतर है। जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन है, हम दोनों एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, किसी भी हर तरह के विषय पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो जातियों में अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ज़रूर उसको लॉ के थ्रू रोकना चाहिए। मगर डिस्क्रिमिनेट करना कि जी एक ब्राह्मण ने मेरे को प्रसाद ऊपर से क्यों दिया, छुआ क्यों नहीं, ये उसकी अपनी काम करने का तरीका है। हर चीज़ को हम ये सब अपने एक वेस्टर्न लेंस से नहीं देख सकते। यही कॉलोनाइजेशन का लेंस है हमारे विचार में। यदि आप सभी में किसी का कोई प्रश्न है स्वराज्य कॉन्क्लेव से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन में जा रहे हैं, जिसमें हम मयंक जैन जी की जो मूवी है उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम सबको शो करेंगे। देयर आफ्टर मयंक जैन जी उस अपनी मूवी के बारे में बताएंगे और छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड वहाँ पर हम होगा। ठीक। The 20th century witnessed death and slaughter, millions of Jews enduring unimaginable suffering and loss. Partition of India in 1947 unleashed Muslim League's megalomaniac killing machine. The Delhi riots highlighted a troubling trend.
Several madrasas in Kerala teach Wahhabism. Students are indoctrinated to worship only Allah. This film is a solemn denouncement of the ideologies of aggression, a poignant reflection on the senseless brutality that has scarred humanity. We found a madrasa nearby. काफिर क्या होता है? क्या कहना चाह रहे हो बच्चों से? आप उस चीज के ऊपर बहस मत करिए. A 60-year-old teacher is called dirty by students simply for being white and Christian. The Uttar Pradesh government has launched a special investigation team, SIT, to probe 4,000 madrasas along the Indo-Nepal border. गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होने वाला. What was cast in blood can end in truth. The last quarter has begun. नमस्कार जी. बहुत ही खुश हूं मैं देखकर कि इतने सारे पत्रकार बंधु और मेरे कुछ मित्र और भी हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं. यहाँ पर अभी बात हो रही थी हिंदू समाज की और हिंदू समाज पे जो चैलेंजेस हैं उसमें 2 ट्रीटमेंट्स थे. एक था च्यवनप्राश खिलाना जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ जाए और एक था एंटीबायोटिक देना. तो मेरा थोड़ा एंटीबायोटिक वाला है. तो लेकिन दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. और क्योंकि अगर च्यवनप्राश ले लिया अच्छी तरह से और आयुर्वेदिक इम्यूनिटी आपके अंदर बढ़ गई तो फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हमारी जो फिल्म है ये क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर, ये एक सीक्वल है. ठीक 20 साल पहले मैं यहीं बैठा था. यहाँ पे KPS गिल साहब थे, RK ओरी थे और प्रकाश सिंह जी जो BSF के हेड थे. और ये फिल्म रिलीज हुई थी. इसका नाम था बांग्ला क्रेसेंट, ISI, मदरसाज एंड इन्फिल्ट्रेशन. वो 89 मिनट्स की फिल्म थी. और हमने इंडिया के हर कोने में, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट वाला कोना है और बंगाल से जो बांग्लादेश बॉर्डर है और दिल्ली के अंदर जो बांग्लादेशी कम्युनिटीज़ हैं, उन सबको हमने देखा था. अनफॉर्चुनेटली जो फिगर्स उस वक्त हमारे सामने आई थी, 2 करोड़ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर भारत में घुस चुके हैं, ऐसा टास्क फोर्स फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री की जो एक स्पेशल जिसने एनालिसिस की थी, उन्होंने छापा नहीं था. लेकिन अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में उसको छाप दिया था. तो हमने उसको कोट किया और उसके बाद हमको अभी तक पता नहीं चला है कि वो 2 करोड़ से कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े, उनके बच्चे हुए कि नहीं हुए, बच्चों के बच्चे हुए कि नहीं हुए, ये कुछ भी हमें पता नहीं चला है. हमारा अंदाजा है कि बच्चों के बच्चे हुए हैं. और ये संख्या उस वक्त भी, जो उस वक्त CBI के चीफ थे, उन्होंने बोला था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, जोगेंद्र सिंह जी, 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं. वो हमने बांग्ला क्रेसेंट में दिखाया था. तो अगर हम 2 करोड़ की फिगर भी मान लें तो कितना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ होगा उसका आज तक, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं. और प्लस जो पोरस बॉर्डर्स हैं उनमें से करप्शन के थ्रू, लोअर लेवल्स के करप्शन और कई टाइप के करप्शंस के थ्रू खूब आ रहे हैं. उनकी बात छोड़ दीजिए, रोहिंग्या भी घुस गए. और गवर्नमेंट का जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में वो 40,000 रोहिंग्यास का है. लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं वो 4 लाख और हो सकता है उससे भी ज्यादा. और भारत के हर कोने में, तमिलनाडु तक पहुंच गए हैं, केरला तक पहुंच गए हैं, बैंगलोर में है. और तो आप सोच सकते हैं कि हमने बांग्लादेशीज को तो नहीं रोका, हमने रोहिंग्यास को भी आने दिया. तो हम तो इनवाइट कर रहे हैं अपने ऊपर ट्रबल. हम सुसाइडल कोर्स पर है. एक इंग्लैंड से अभी एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई. तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या इंप्रेशन है भारत के बारे में, आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा है. तो उन्होंने बोले कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो, कई जगह पर और भी बहुत बुरी हालत है. आप देखिए पिछले साल 17 जगह पर एक साथ, जब ये वही टाइम आने वाला है गणेश विसर्जन वाला,
17 जगह पर एक साथ हमले हुए थे गणेश प्रोसेशंस पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्थिति कैसी है। तो वो कह रहे थे मुझे, प्रोफेसर साहब, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक भारत कटा क्यों नहीं है। और ऐसे कई आर्टिकल्स मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में छपे हैं कि रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया बनाएंगे हम। मनु जोसेफ लिखते हैं, और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं उस तरह के आर्टिकल्स। तो ये जो स्थिति है उसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें केवल लोगों को जगाना नहीं पड़ेगा, हमको सारी चीज एनालाइज करके बार बार लोगों को बताना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, अपडेट्स देने पड़ेंगे। तो इसलिए क्रिम्सन क्रेसेंट द लास्ट क्वार्टर एक अपडेट है, और ये एक आइडियोलॉजिकल फिल्म है। हमने अलग अलग आइडियोलॉजीज को, विचारधाराओं को एग्जामिन किया है। हमने ये देखने की कोशिश की है कि कौन सी विचारधारा जो है वो अग्रेसिव है और वो किस तरह से उसका बिहेवियर पैटर्न है, और वो अल्टीमेटली पेरिश भी हुई हैं। चाहे नाजिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, वो पेरिश भी हुई है। ऐसा नहीं होता है कि वो अनादिकाल तक चलती रहती है, उनका एक लाइफ स्पैन होता है। तो इसलिए जो अब हम देख रहे हैं कि बाहरी चेंजेस हो रहे हैं हमारे थॉट प्रोसेसेस में, हम लोग भी अवेयर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं नो-गो एरियाज बन रहे हैं भारत के अंदर, वहां पर पुलिस जाने से भी डरती है, वहां पर राइट्स होते हैं। दिल्ली जैसी जगह में राइट्स हुए 2020 में, उसमें कम्युनिस्ट, नक्सलाइट्स, रेडिकल इस्लामिस्ट सब एक जगह पर आ गए थे। तो जितनी भी आइडियोलॉजीज जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं वो एक साथ दिल्ली के राइट्स में शामिल थीं। तो अब इन सब चीजों को आइडियोलॉजिकली देखना, हमारा कितना नुकसान हुआ है, हमारा कितना वित्तीय नुकसान हुआ है, वो उसका आकलन करना, और उसके बाद जगह जगह जाकर मदरसों में लोगों से मिलना। अंदर जाके हम कभी भी हिडन कैमरा यूज नहीं करते, हम अपना कैमरा लेकर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ जगह पर हमको रेजिस्टेंस मिली, कुछ जगह पर लोगों ने शोर मचाया, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों ने जवाब देने की कोशिश की हमारे सवालों का, और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में। हम लोग मेवात के मदरसों में भी गए थे, तो हमारी बातचीत हुई। तो हम ये देखना चाहते थे कि रेडिकलिज्म, किस तरह की चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। तो बच्चे जो हैं देखिए वो बड़े स्पष्ट होते हैं, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों चाहे बाहर के बच्चे हों। वो बड़ा स्पष्ट बता रहे थे कि जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, जो हमारे प्रॉफिट साहब को नहीं मानता, वो काफिर है। और हमारा जो कर्तव्य है, जो हमको सिखाया गया है कि उसको दावत दो। दावत मतलब इनवाइट हिम टू इस्लाम, और अगर वो नहीं मानता है तो जिहाद का ऐलान किया जाए। तो छोटे छोटे बच्चे, उनको ये चीज सिखाई जा रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो अब ये जो सारा रेडिकलाइजेशन है, इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $100 बिलियन का खर्चा वहाबिज्म को फंड करने के लिए सऊदी अरेबिया ने किया है। लेकिन अब वहां पे बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, नियॉम प्रोजेक्ट, और उस नियॉम प्रोजेक्ट में उनका बहुत सारा पैसा लग गया है, $1.5 ट्रिलियन US। अब उनके पास इनफ पैसा ही नहीं है वहाबिज्म को देने के लिए। तो ये सब मैंने थोड़ा सा आपको इस फिल्म के बारे में बताया, और इसका आइडियोलॉजिकल एक सोल्यूशन है फिल्म में। और मैं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि crimsoncrescent.in, उस पे हमारा वो प्रेस रिलीज है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिम्सन क्रेसेंट, CrimsonCrescent.in, crimsoncrescent.in, इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। उसमें न्यूज पैक है बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 6 बजे के बाद आप पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, संगम टॉक्स के माध्यम से हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। केवल संगम टॉक्स पे नहीं, जो खुद अपने आप में उनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, केवल उनका ही नहीं बल्कि भारत के और विश्व के जो टॉप मोस्ट पॉडकास्टर्स हैं, उन सब जगह पर 7 बजे एक साथ हमारी फिल्म दिखाई जाएगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू राहुल जी। ही हैज
supported me in very, very big ways by, in all possible ways. He's so selfless and so much devoted to the cause. Thank you. हाँ बस 7 बजे. I'm so grateful, sir, that my film will be live because of you. जी, आज शाम को 7 बजे अपवर्ड पर हिंदू कैफे, मानुषी, संगम टॉक्स और पॉलिटिकल अड्डा, यहाँ पर हम इस मूवी को लाइव देख सकते हैं. अब प्रश्न उत्तर अगर किसी का है आप पूछ सकते हैं. और प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब आप प्रश्न पूछे तो उससे पहले अपनी संस्था का नाम और नाम बता दें अपना. सबको नमस्कार. आज लगभग हम लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त हो चुका है और हम जानते हैं कि क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, वो क्या वो करना चाहते हैं और क्या वो हिस्ट्री में करते आ रहे हैं. और अब वो तलवार का टाइम तो है नहीं, अब वो दूसरे तरीकों से जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो पूरी प्लानिंग है उस हिसाब से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि आज जो हिंदुओं का माइंडसेट है और जो हमारी संवैधानिक राज्य व्यवस्था है उसमें दोनों में कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे हम इसको फाइट कर सकें, इससे लड़के जीत सकें. फाइट करना नहीं, जीत सकें. अगर कोई ऐसा तत्व है तो बताएं और नहीं तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी. So we have got an ideological response which is rooted inside Mahabharata. So currently the atmosphere is such, देश काल और परिस्थिति के अनुसार महाभारत को पढ़ना चाहिए. तो अभी युधिष्ठिर का टाइम नहीं है. और देखिए भीमसेन ने अकेले 100 कौरवों का वध किया था. तो मेरा हीरो जो इस तरह का इस वक्त का जो समय है उसमें भीम है. तो आप भीम को पढ़िए, भीम को समझिए, भीम को अपने अंदर लाइए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. लेकिन अगर हम गांधीवादी तरीके से, नहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया, मैं ऐसे नहीं करूंगा, अगर वो करा तो सब खत्म हो जाएगा. There will not be even one chance in a million that Hindu society will be saved. So and Bhimsen was a great ruler. I mean very famous, compared to his other brothers. सारे जितने स्थल हैं महाभारत काल के वो भीम पर ही नाम है उनका. तो अगर किसी लीडर को भी बहुत पॉपुलर बनना है तो वो भीम बने. नहीं, दूसरा आपका सवाल क्रिश्चियनिटी का भी था, उसमें बातचीत भी हो रही थी विष्णु भाई से कि आपका सवाल था कि तंत्र में हमारे पास क्या विधान है ना, उसको काउंटर करने के लिए. जैसे बहुत जगह एंटी कन्वर्शन लॉज भी बने हैं, वो भी काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसको हम थोड़ा सा गहराई में देखने की आवश्यकता है, उनके पूरे इतिहास को स्टडी करने की आवश्यकता है. और एक प्रपोजल ये है कि हमको इंस्टीट्यूशनली ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल ये नहीं है कि आपकी कन्वर्जन इंसेंटिव से हो रही है, यानी कि लास्ट पर्सन जो इंसेंटिव ले रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉज उसको रोकते हैं. तो तंत्र में क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर भी हमको विचार करने की जरूरत है ऐसी संगति में, क्योंकि हमारे को उस प्रकार के प्रावधान बनाने पड़ेंगे जो उनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर वो उसका विचार करके बनाए जाएं. मैं काफ़ी युवाओं के साथ जुड़ा हूं और मैं आपका जो बेसिक प्रेमिस है कि हम जानते हैं, इस पे थोड़ा मेरा संदेह है. हमें आत्मबोध भी बहुत कम है और हमें शत्रुबोध तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. कुछ लोगों में है, बहुत लोगों में पहले से आया है, लेकिन आज भी युवा समाज पे आप जाके जब बोलेंगे तो जो एक गलत भाईचारा है, जो फेक भाईचारा है, उसका संदेश अभी भी है. और हम सबका रिस्पॉन्स ये नहीं हो सकता कि सरकार क्या करेगी. सरकार जो कर सकती है कर रही है. जो समाज का दायित्व है, हम सबका दायित्व है. हम सब परिवार में किसी के छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के चाचा जी हैं, किसी के मामा हैं, हम सब जुड़े हैं. तो 2 बातें मेरी रिक्वेस्ट है. अगर हम धर्म का पालन अपने आप से शुरू करें और दूसरा लोगों को एक अवसर दें देखने का, रोल मॉडल का, वो हमारे आसपास किस तरह का रोल मॉडल देखते हैं. तो मेरा ये विचार है कि शत्रुबोध, आत्मबोध दोनों में हम पीछे हैं. पंकज सक्सेना जी की एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई है, उसको आप सब पढ़ें, अंग्रेजी में है, थोड़ी वॉल्यूम्स है. उसमें सिस्टमिकली वो बताते हैं कि कहाँ हमारे पास गैप्स हैं. भी
अगर हम उन गैप्स को एड्रेस करेंगे, हमें दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम आत्मचिंतन करें और जैसे कहा च्यवनप्राश की डोज दें तो अगले 22 साल में बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये मेरा मानना है। स्वयं बोध में हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि भारत है क्या। आपने ओशो के शब्द सुने यहाँ पर कि भारत एक अभीप्सा है सत्य को पा लेने की। उसी फिल्म में पुनीत भाई बोलते हैं कि क्या सब धर्म से केवल टॉलरेंस पे एक दूसरे के साथ रहेंगे या म्यूचुअल रिस्पेक्ट से रहेंगे। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये हमारा एक सिविलाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई समाज के एक सेक्शन या मल्टीपल सेक्शंस जो ये बोलते हैं केवल मेरा ही ईश्वरी विचार जो है वो केवल मेरे ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो ये हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज में फिट नहीं बैठता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय होने का मतलब क्या है। सिविलाइजेशनल रूटेडनेस उस कॉन्ट्रैक्ट में है या उससे बाहर है। अगर उससे बाहर है, क्या भारतीय हैं या नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा मेरा विचार है, थोड़ा सा संजीव सान्याल जी का एक आर्टिकल था 2016 में, एक मैगजीन है स्वराज्य मैगजीन जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। उसमें एक आर्टिकल था द आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुइज्म। उसमें उन्होंने लिखा था कि एनी सोसाइटी विच इज ऑन say a deflationary path or not under attack or whatever else, you cannot go on with defensive strategies. You have to have expansionist strategies. So इसमें मेरा ऐसा मानना है कॉन्स्टिट्यूशन सारे रिलीजन्स को भारत में इक्वल राइट देती है टू प्रोपगेट देयर रिलीजन। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जाते हैं और हिंदू समाज की कमी है। We do not go out and propagate Hinduism. The church and Islam is allowed fully to propagate religion in India under minority rights, but Hinduism does not. आप ऐसा सोचने में भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जब ऐसी बात हम करते हैं कि we need to have expansionist Hinduism, ऐसा सवाल ये आता है कि ओ क्या ये लीगल है, ऐसा लोग पूछते हैं कि एज इफ एक मेजॉरिटी को अपना धर्म का प्रचार करना मना है, सिर्फ माइनॉरिटीज को अलाउड है। ये विचार, ये हिंदू समाज का जो माइंडसेट बन गया, इसे तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने दरवाजे खोलेंगे सबको एम्ब्रेस करने के लिए, करोड़ों मुस्लिम, करोड़ों क्रिश्चियंस वापस आएंगे। ये हमारी बहुत ही उदारवादी विचारधारा है। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन जातियों में, जैसा इन भाई साहब ने कहा, होता होगा, मगर आर.एल. फ्रांसिस जी हैं एक, वो फिल्म बनाई उन्होंने और बहुत लिखते हैं शैडोज ऑफ फेथ कि कन्वर्ट तो कर दिया क्रिश्चियनिटी ने मगर किसी का उद्धार नहीं किया। अब लड़ाई है कि जी SC/ST हैं, उनको SC/ST कैटेगरी में डालो वाइल बीइंग क्रिश्चियन। यही इस्लाम की लड़ाई है भारत में। ये कोई तुक नहीं हुई। जिस बेसिस पे आप अटैक करते हैं हिंदुइज्म को, अब उसी को अपने में यूज करना चाह रहे हैं। तो हिंदुइज्म को एक्सपेंशनिस्ट बनना पड़ेगा। केवल हिंदुइज्म से मेरा मतलब भारतीय रिलीजन्स। क्यों सिखों ने SGPC क्यों पंजाब में जाकर कन्वर्जन नहीं करती, समझ में ही नहीं आता। वो बजिंदर प्रॉफिट जो अभी रेप चार्जेस में अंदर गया, दे आर ओनली अलाउड टू प्रोपोगेट एंड प्रोसेलिटाइज। व्हाई शुड SGPC नॉट डू दिस? ये सिर्फ RSS के ऊपर आउटसोर्स करके रख दिया है। क्यों सारी हिंदू संस्थाओं ने आउटसोर्स कर दिया? अगर सारा हिंदू समाज, कथावाचक, हमारे बड़े मठाधीश सब अगर अपने दरवाजे खोलें और ओपनली बोलें जो आना चाहे हम एम्ब्रेस करते हैं, तो अब देखिए देश बदल जाएगा। और कुछ 4-5 साल ही लगेंगे, एक मोमेंटम सुनामी हो जाएगा। एक आज के देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, इसमें जिस तरह से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड संविधान के प्रीएम्बल में जोड़ा गया है बाय 42nd अमेंडमेंट, और जिस तरह से जब मैंने इसका बहुत डिटेल में अध्ययन किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स थी और जो फिर संविधान बना, उन दोनों में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। जिस तरह से माइनॉरिटी राइट्स दिए गए और आज माइनॉरिटी राइट्स को सुप्रीम राइट माना जा रहा है, जिस तरह से आज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्लरिश कर रहे हैं और उस तरह का अधिकार एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही हट सकता है और उसके लिए जन चेतना की जरूरत है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा
जिसे डाइकॉटमी कह सकते हैं, सबसे बड़ा विरोधाभास है। साथ ही साथ जिस तरह से बम्बई के केस में, केशव नंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है इस संविधान का, और सेक्युलरिज्म क्या है आज तक डिफाइन किया नहीं गया। तो आज पूरा जो सेटअप बनाया गया है, जो अभी यहाँ पे राहुल भाई ने बात कही कि लेंस 2047 में क्या लेंस से हम देखेंगे अपने स्वराज को और अपने विकसित भारत को, तो वो लेंस जो देखने का इस समय नजरिया है वो आज भी एक बुद्धिजीवी वर्ग कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल क्लास कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, हाई कोर्ट कह लीजिए, वो लेंस अभी भी सही लेंस नहीं बना है जो हमें कल्चरली देख पा रहे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नजीर साहब जो राम मंदिर में भी ऑनरेबल जज रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है ये एक कॉलोनियल लीगल सिस्टम, ये बात उन्होंने कही। और मैं आपकी बात को और एक बात कहना चाहता हूं कि क्या कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, और जिस तरह से सारी बातें तो साथ चलती हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पे सारी बातें रखी हैं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, और ये मेरी बात लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन इस देश में काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और हमारे जितने धर्मस्थल जो इतिहास में लिए गए हैं, जिस दिन वो मुक्त होंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना वहां से शुरू हो जाए। वो वहां का एक वो टर्निंग पॉइंट होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राम मंदिर की लड़ाई, हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राम मंदिर की लड़ाई हम लोग 70% जीते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देने का, वहां से बराबर कस्में खाई जा रही हैं कि एक दिन हम जब कभी पावर में आएंगे तो हम दोबारा इस राम मंदिर को तोड़ देंगे। उस खतरे से भी हम लोगों को अलर्ट रहना है। तो ये सारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई कोर्ट के माध्यम से अलग अलग जगह से लड़ रही है। और जिस तरह से वक्फ एक्ट अभी जो कानून आया है वो अभी इनकम्प्लीट है, और उसमें केंद्र सरकार ने अंडरटेकिंग दे दी कि अभी कानून के कुछ प्रोविजंस पर हम स्टे रखेंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 3 महीने तक अभी तक फैसला नहीं आया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अभी तक केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ये जो सिविलाइजेशन बैटल्स है इस पर रोक लगा रखी है। तो काम हम लोग का निश्चित रूप से चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से, लेंस बदलने के माध्यम से। बस इस समय सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जैसे कि अभी आपके भाई साहब ने कहा, शत्रु बोध होना कि क्या हमारा रियल इशू है उसको एड्रेस करना, खुल के बात बोली जाए, वो बहुत जरूरी है। हमने अंग्रेजी के 2 शब्द पकड़ लिए हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। देयर इज अ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी एंड एक्सपेंडिंग माइनॉरिटी। तो जब तक हम इसको मिनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिमिनिशिंग और एक्सपेंडिंग के एंगल से नहीं देखेंगे, हमारा, क्योंकि जो आज बेनिफिट मिल रहा है माइनॉरिटी को, पहले तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन गलत है। अभी मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूं माइनॉरिटी कमीशन का। दिस इज रादर अ मुस्लिम कमीशन, ठीक है। तो माइनॉरिटी को पहले तो हम समझे, एक है डिमिनिशिंग मेजॉरिटी, एक डिमिनिशिंग मिनॉरिटी एंड देन एक्सपेंडिंग माइनॉरिटी। तो जब तक हम इस लेंस से नहीं देखेंगे चीजों को, तब तक हम उस तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आज जो बेनिफिट ले रहा है, आज बच्चा से मिनॉरिटी की वजह से उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, जब वो कम्युनिटी मिनॉरिटी में है, पर जब उसके वो बेनिफिट्स रीप करेगा, डॉक्टर बन के जब बोलेगा, तब तक वो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी। सो ये मिनॉरिटी मेजॉरिटी की डेफिनेशन वी हैव टू रीथिंक थ्रू अ डिफरेंट लेंस देन वी आर सीइंग। बट यही मेरा है, और इस पे क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो एक वो हो गया कि इस पे आप सब महाअनुभवी आगे क्या करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि राहुल ने बोला, ये स्वराज कॉन्क्लेव एक प्रारंभिक बिंदु है, और हम चाहते हैं कि आगे पूरे वर्ष में और कई वर्षों तक हम इन विषयों की खुलेआम चर्चा कर पाएं, क्योंकि अभी तक हम मंच के ऊपर ये चर्चा भी नहीं कर पा रहे थे। हम चर्चा से भी भागते रहते थे, उसको कुछ सेकुलरिज्म का निकाब बना के और भागते थे चर्चा से, और जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसके ऊपर बात करने थे। तो आई थिंक इसी से अंत करते हैं राहुल, कि हमारा स्वराज कॉन्क्लेव एक बिंदु है और इसमें चर्चा चलती रहेगी, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपने जो सुझाया है, इस पे भी हमको चर्चा ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।